हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू यू ऑल, जो भी टाइम हो आपके यहाँ। आज हम बायोलॉजी का एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो शायद आप सबको क्लास 11th में समझने में काफ़ी दिक्कत आती है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो ये होती है कि जब आप यूट्यूब पे कोई लेक्चर वगैरह देख रहे होते हैं तो वो लेक्चर की जो टाइमिंग होती है वो लगभग 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक की होती है। स्टार्टिंग के 20 से 30 मिनट तो आप काफ़ी इंटरेस्टेड होकर के देखते हैं, बट उसके बाद आप उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। इस चीज़ को दूर करने के लिए हमने ऐसा प्लान किया है कि हम जो ये लेक्चर बनाएंगे ये आई थिंक 15 to 20 मिनट, मैक्सिमम 10, 15, 20 मिनट्स के ही एक्सेप्ट होंगे और कॉन्सेप्ट्स होंगे इसमें सारे के सारे। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स। So what does the term biomolecules means? Bio means living, as you all know, and molecules means the particles from which the living organisms are made or the particles which are synthesized in living organisms. अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन की बात करें तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कार्बन कॉन्टेनिंग है और इनका सिंथेसिस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, तो अगर हम इन्हें डिफाइन करें तो कार्बन कॉन्टेनिंग मॉलिक्यूल्स synthesized in living being। ओके, तो ये डेफिनेशन है हमारे बायोमॉलिक्यूल्स की। अब ये जो बायोमॉलिक्यूल्स है ना, ये हम देखेंगे कि इनके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या कहा। सबसे पहले तो ये बायोमॉलिक्यूल्स मिलते किसी सेल के अंदर होंगे। सेल के अंदर जो मैक्सिमम चीज़ें लिविंग होती हैं, लगभग सारी चीज़ें जो लिविंग होती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो सबसे पहले लिविंग मैटर, जो लिविंग मैटर होता है ऑफ सेल इज प्रोटोप्लाज्म, ये कहा था पुरकिंजे ने। और इसी टर्म को और ज़्यादा एक्सपेंड किया था किसी एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था हक्सले। सो हक्सले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टर्म को और ज़्यादा एक्सपेंड किया था और उन्होंने कहा था द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज प्रोटोप्लाज्म। ये कहा था हक्सले ने। अगर ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं तो अब चलते हैं हम बायोमॉलिक्यूल्स की तरफ कि कौन से बायोमॉलिक्यूल्स हैं, किस अमाउंट में हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कुछ मेन बायोमॉलिक्यूल्स की हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी में वाटर पाया जाता है मैक्सिमम, देन कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन, देन फैट, देन अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, आयंस, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि कार्बन कॉन्टेनिंग चीज़ें ही बायोमॉलिक्यूल्स है और दूसरी कंडीशन ये थी कि उनका सिंथेसिस किसी न किसी लिविंग सेल के अंदर या फिर लिविंग बॉडी के अंदर होना चाहिए था। मीन्स वाटर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो हम अब देखेंगे कि बाकी की जो चीज़ें हैं जो बायोमॉलिक्यूल्स है उनमें कितना किसका परसेंटेज है। तो 65% जो पाया जाता है वो हमारा केवल और केवल वाटर होता है। 65% हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होता है। लगभग 11% तक प्रोटीन पाया जाता है। ये मैक्सिमम परसेंटेज है जितना ये पाए जा सकते हैं। 11% तक प्रोटीन होता है। देन आपका फैट होता है,
2% फैट होता है, देन 3% आपका फैट के बाद न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, ये होते हैं। देन वेट, उसके बाद जो अगली चीज़ पाई जाती है वो लगभग 1% हमारे बॉडी में आयंस पाए जाते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयंस, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये वो डेटा था कि कौन सी चीज़ें कितनी ज़्यादा पाई जाती हैं, आप नोट कर लीजिएगा, हम इसे इरेज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट बात ये है कि कौन सा एलिमेंट मोस्ट एबंडेंट है। तो जो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। बॉडी में 96% कंपोजिशन सिर्फ 4 चीज़ें मिलकर के बना देती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये 4 एलिमेंट मिलकर के ही हमारे बॉडी में 96% कंपोजिशन बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब बॉडी में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा होता है ना, तो इस प्रोडक्शन होता है या फिर डिग्रेडेशन होता है, इन दोनों चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है। और ऑब्वियसली मेटाबोलाइट्स जो बनते हैं जब मेटाबॉलिज्म होता है तो 2 तरीके का होता है। पहला कैटाबॉलिज्म, दूसरा एनाबॉलिज्म। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का डिग्रेडेशन होता है। तो हमने देखा कि एक जगह मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है और एक जगह मॉलिक्यूल्स का डिग्रेडेशन होता है। अब कौन से मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल डिग्रेड होते हैं, वो दोनों मॉलिक्यूल्स को मिला के हम कहते हैं कि ये सब क्या है, ये सब मेटाबोलाइट्स है। अब हम इन्हीं मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन मेटाबोलाइट्स को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, कौन से प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ वेट, वेट 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरा मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या है ये माइक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स? तो जिस प्रिंसिपल पे इन्हें डिवाइड किया गया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ वेट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड लिया जिसका फॉर्मूला होता है CCl3COOH। इस ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड में हमने क्या किया कि
जिस किसी भी मॉलिक्यूल का हमें क्लासिफिकेशन करना है माइक्रो मॉलिक्यूल्स में या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स में, उसे क्रश किया। क्रश करने के बाद उसे हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डाला। उसके बाद उसे एक कॉटन के कपड़े से प्यूरिफाई किया, छान लिया। छान लेने के बाद हम देखते हैं कि अगर वो एसिड सॉल्युबल है या वो एसिड इनसॉल्युबल है। समझ में आ रही बात? अगर वो एसिड सॉल्युबल है तो हम उसे कहेंगे कि वो माइक्रो मॉलिक्यूल है, और अगर वो एसिड इनसॉल्युबल है तो हम उसे कहेंगे कि वो मैक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम एक बार रिवाइज कर लें तो देखेंगे कि जब किसी भी सेल को हमने क्रश किया, किसी पर्टिकुलर सेल को बहुत अच्छे से क्रश किया, बहुत अच्छे से किसी टिश्यू को, तो थिक स्लरी बना लिया। उसको क्रश करके क्या बना लिया? थिक स्लरी। इस थिक स्लरी को हमने डाला ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में। किस में डाला? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, CCl3COOH। इसके बाद इसे हमने छान लिया। छान लेने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो पहला पार्ट है वो है एसिड सॉल्युबल, और जो दूसरा पार्ट है वो है एसिड इनसॉल्युबल। अब हम देखेंगे कि जो एसिड इनसॉल्युबल पार्ट है, क्या देखेंगे कि जो एसिड इनसॉल्युबल पार्ट है उसके साथ एक समस्या है, और वो समस्या ये है कि एसिड सॉल्युबल में कौन कौन से आते हैं भाई साहब? तो एसिड सॉल्युबल में आते हैं आपके ग्लिसरॉल आता है, अमीनो एसिड आ जाते हैं, जो भी मोनोमर्स है, मोनोमरिक यूनिट है, अमाइनो एसिड्स, फिर मोनोसेकेराइड्स, ये सारी चीज़ें, फैटी एसिड हो गया आपका, ये सब किस में आता है? एसिड सॉल्युबल में। इनका जो वेट होता है वो लेस देन 800 डाल्टन होता है। जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लेस देन 800 डाल्टन होता है। जो एसिड इनसॉल्युबल पार्ट है इसका जो वेट होता है ये मोर देन 800 डाल्टन होता है। इसका जो वेट होता है वो मोर देन 800 डाल्टन होता है। एक यहाँ पर वो आता है, इसके जो एग्जाम्पल से कुछ वो लिख लीजिए आप, पॉलीसेकेराइड्स, और दूसरा यहाँ पर आपको एक कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, लिपिड। बट हाँ, यहाँ एक और है, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड ये भी किसमें आते हैं? आपके एसिड सॉल्युबल में। लिपिड का जो वेट होता है ना, ये लेस देन होता है 800 डाल्टन से। बट बात क्या है कि इसका वेट तो लेस देन 800 डाल्टन होता है, और हमने ये भी रखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 8 से लेकर के 18 डाल्टन तक होगा उसको रखे हैं एसिड सॉल्युबल में। जिसका भी वेट 800 से लेकर के 10,000 डाल्टन तक होगा उसको रखा है एसिड इनसॉल्युबल में। ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल है। ये भी लिख लीजिए ऊपर, ये माइक्रो हैं और ये मैक्रो हैं, इनको रखा है हमने मैक्रो में। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है एसिड में? तो भाई साहब बात ये होती है कि एसिड का वेट तो, लिपिड्स का वेट जो होता है वो तो होता है 800 डाल्टन से कम, लेकिन ये एसिड में इनसॉल्युबल होते हैं, और इस कारण हम इन्हें एसिड इनसॉल्युबल वाले के साथ पढ़ते हैं और इसे हम माइक्रो मॉलिक्यूल में रखते हैं। क्योंकि जब हम स्लरी बनाएंगे और देखेंगे कि एसिड में डिसॉल्व करके तो ये घुल नहीं पाते, तो इनको हमारे स्टडी के लिए इन्हें हमें उसी पार्ट के साथ पढ़ पाते हैं जो घुल नहीं पाते, और जो घुल नहीं पाते वो कौन से हैं? हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल। तो इनका वेट होता है 800 डाल्टन से कम, बट इनको हम पढ़ते हैं एसिड इन सॉल्युबल में। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा। वीडियो बहुत लंबी करना नहीं चाहता, नेक्स्ट चीज़ें हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।